हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो रेगुलरली वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। और दूसरा उन बच्चों को थैंक्स देना चाहूँगा जो टाइम टू टाइम कम से कम वीडियो तो देख रहे हैं। चलिए, अभी आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ में बात कर रहे थे, तो थोड़ा जितना आज तक पढ़ा फटाफट से हम लोग उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी, और आगे के चैप्टर्स के बचे हुए पार्ट के लिए भी रिवीजन बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था लिक्विडेशन में टाइप ऑफ लिक्विडेशन। तो हमने एक बोला था कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। उसमें फर्स्ट होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन जो शेयर होल्डर्स करते हैं, सेकंड होता है कंपल्सरी लिक्विडेशन जो कोर्ट करता है, और थर्ड लिक्विडेशन बाय डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। उसके बाद बेसिक प्रोसेस वॉलंटरी लिक्विडेशन में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग होती है। ठीक है, शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या होता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, और लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद उसका सबसे पहला काम क्या है, उसको कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एस्टिमेटेड बेसिस पे क्या करना है, लिस्ट बनाना है, ताकि उससे पता चल जाता है कि कौन कौन सी एसेट रियलाइज़ करनी है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होने वाला है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वो बेसिकली लिक्विडेटर खुद बना सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से बना सकता है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बना सकते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन देते हैं जो सबमिट होता है कोर्ट में। कोर्ट उसके बेसिस पे क्या करता है कि लीगल ऑर्डर देता है कि कंपनी को लिक्विडेट करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद में लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, जिसमें लिक्विडेटर अपनी सारी एसेट्स कंपनी की सेल आउट करता है और लीगल ऑर्डर में लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करता है, और सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने के बाद फाइनली हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, जहाँ ये डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर्स को कितना अमाउंट अपने को रिफंड करना है, कितना अमाउंट कॉल करना है। तो उसके लिए लिक्विडेटर को अपना एक हिसाब किताब देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली अगर बात करें तो सोचो, लिक्विडेटर्स का जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है और लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डिफरेंस क्या है। पहला, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो लिक्विडेशन स्टार्ट होने से पहले बनता है, और जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो लास्ट में बनता है। दूसरा, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आती हैं वो सब एस्टिमेटेड बेसिस पे आती हैं, और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो सब एक्चुअल बेस पे आती है। दोनों, तीसरा, दोनों के फॉर्मेट में डिफरेंस है। तो फॉर्मेट क्या है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, और फाइनल अकाउंट जो है वो अकाउंट फॉर्मेट में है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि क्या क्या हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात की थी। तो लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। तो जो क्रेडिटर्स स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद हम लोग पेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, मतलब ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरों से पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है, जो है तो अनसिक्योर्ड पर उनको दूसरों से पहले पेमेंट का क्या है, प्रेफरेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स बोलते हैं। और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में टोटल मिला के अगर हम लोग बात करें तो 5 कैटेगरीज आती है। 5 कैटेगरीज में क्या है, फर्स्ट, सैलरी एंड वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ विच आर ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन। तो टाइम लिमिट है 12 महीने के अंदर ड्यू होना चाहिए, और अमाउंट लिमिट क्या है, पर पर्सन अमाउंट लिमिट क्या है, पर पर्सन अमाउंट लिमिट इज़ 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस। सेकेंड, all government dues due within 12 months from the date of liquidation. Third, voluntary compensation, workman compensation payable as per compensation act. उसके बाद में नेक्स्ट आता है all retirement benefits like PF, gratuity, bonus, ESI, ये सब आपके हो गए। और लास्ट था अर्न लीव सैलरी। ये पांचों प्रेफरेंशियल है, इनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट का प्रेफरेंस है, पर ये सब इक्वली रैंक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट में बात करें तो क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। तो ऐसे क्रेडिटर्स, ऐसी लाइबिलिटीज जो कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना होकर कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। और बाय डिफ़ॉल्ट डिबेंचर होल्डर्स को सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज कंसीडर किया जाता है। उसके बाद पेमेंट होता है किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी फॉर्मेट की।
कि बेसिक फॉर्मेट क्या है। तो टोटल मिला के लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको एस्टिमेटेड बेसिस पे 8 लिस्ट के अंदर हम लोग शो करते हैं। तो लिस्ट ए के अंदर क्या आता है, एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लिस्ट बी के अंदर क्या आता है, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। लिस्ट सी में हम लोग शो करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट सी में शो करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। उसके बाद लिस्ट डी में हम लोग शो करते हैं क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय, लिस्ट डी में हम लोग शो करते हैं क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट ई में आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट एफ में आता है प्रेफरेंशियल कैपिटल और जी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल और फाइनली लिस्ट एच होता है सरप्लस या डेफिशिएंसी अकाउंट। फॉर्मेट की बात करें तो एसेट्स में डबल कॉलम चलता है, पर्टिकुलर एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। तो पर्टिकुलर एंड एस्टिमेटेड वैल्यू में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट ए, उसमें वो सारी एसेट्स आ जाती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेस नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस विद सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी, और लिस्ट बी के अंदर अपना एक फॉर्मेट है। तो लिस्ट बी के फॉर्मेट की बात करें तो लिस्ट बी में क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ एसेट्स, उसके बाद उस एसेट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू, उसके बाद अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का वैल्यू ज़्यादा है एसेट से तो डेफिशिएंसी बचती है, उसका पेमेंट हम लोग लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ करते हैं, और ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सरप्लस है तो वो आउटर कॉलम में हम लोग ले जाते हैं और उसके लिए लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस एज पर लिस्ट बी। फिर जो भी सम करने के बाद बचता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर लायबिलिटी सेक्शन स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स। समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में क्या लेते हैं, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट बी, वो ले लेते हैं। लिस्ट बी में जो है एसेट्स है उनका एस्टिमेटेड वैल्यू, फिर एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स ले लेते हैं, उसका सम करते हैं तो हम लोग ग्रॉस एसेट्स आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद लायबिलिटीज साइड स्टार्ट होती है 3 कॉलम में। तो पहले ग्रॉस लायबिलिटीज का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू। उसमें सबसे पहले क्या आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। इसका अमाउंट सिर्फ ग्रॉस लायबिलिटीज़ के कॉलम में आता है, एस्टिमेटेड कॉलम में हम लोग इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। और ग्रॉस लायबिलिटीज़ के कॉलम में भी ध्यान रखना उतना ही लिखना जितना सिक्योर्ड है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ड्यूज़ हैं वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आ जाते हैं। वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एज पर लिस्ट डी, जिसमें डिबेंचर्स उनका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग, लिक्विडेशन डेट तक का इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो बचता है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर। फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट होता है। तो लिस्ट बी में जो डेफिशिएंसी है, सी में जो प्रेफरेंशियल नहीं हुए, या जो डी में जो फ्लोटिंग चार्ज में नहीं है, वो सब क्या होते हैं, लिस्ट ई में आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और ये अमाउंट जो है वो ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। और फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट माइनस करते हैं, और जो बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस और डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। फिर उसके बाद हम लोग बनाते हैं, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला नोट क्या है, देखो, अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए, अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया, कोई लोन लिया, और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो पेमेंट हो गए पर उनकी जगह वो लोन क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गया, तो दैट लोन आल्सो ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर तो जनरली हम लोग कॉल्स इन एरियर को लिस्ट ए में ले लेते हैं, फिर पूरा कैपिटल का क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। और अगर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट नहीं लेते हो तो जितना पेड अप है उतना ही पेमेंट होता है। उसके बाद लिस्ट ए से लेके एच तक हम लोग सिर्फ एसेट्स, लायबिलिटीज़ और रिजर्व लेते हैं। तो बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस या कोई रिजर्व गिवन है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कंसीडर नहीं होता है। और अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो प्रिंसिपल जिस कैटेगरी में आएगा इंटरेस्ट भी उसी कैटेगरी में आता है, समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली लिस्ट एच। लिस्ट एच या डेफिशिएंसी अकाउंट जो है वो बेसिकली रिजर्व अकाउंट है,
जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, 4-5 साल पहले के जो कंपनी के रिजर्व्स थे, 4 to 5 ईयर्स पहले जो कंपनी के प्रॉफिट्स या लॉस थे, उनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो सरप्लस या डेफिशिएंसी मतलब प्रॉफिट लॉस है उससे रिकनसाइल करना पड़ता है। और टोटल मिला के 4 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट रिकनसाइल होता है। तो फर्स्ट, डिविडेंड पेड बाय कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड, कंपनी ने जितना भी डिविडेंड पेमेंट किया वो, ठीक है। सेकेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। थर्ड बताओ, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। और चौथा बताओ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो 4 रीजंस हैं जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड पेड बाय कंपनी। सेकेंड, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स और लॉस। थर्ड, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस। और फोर्थ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस, ठीक है। उसके बाद में जो रिजर्व, जो लिस्ट एच का फर्स्ट साइड है ना, सोचो बहुत ज़रूरी है। जो लिस्ट एच का फर्स्ट पार्ट है ना, लिस्ट एच का जो फर्स्ट पार्ट है वो रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड है। लिस्ट एच का फर्स्ट पार्ट रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड है। तो जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, उसकी जगह वहाँ पे हेडिंग क्या आता है पता है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर एसेट्स एज ऑन पर्टिकुलर डेट। फिर उसके अंदर 4 जो हम लोग चीज़ें लिखते हैं, 4 आइटम्स जो हम लोग लेते हैं, डिविडेंड पेड बाय कंपनी ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और ट्रेडिंग लॉसेस, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस जिसको प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट नहीं किया, और एस्टिमेटेड लॉसेस जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते समय एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन या लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो बढ़ी है वो हम लोग लेते हैं। डिविडेंड का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विटी डिविडेंड पे किया और क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, इसका मतलब इक्विटी डिविडेंड के साथ साथ आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का भी क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा। समझ में आया? उसके बाद जो बी साइड है, बी साइड जो है वो रिजर्व अकाउंट का क्या है, क्रेडिट साइड है। तो जैसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व के लिए जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रॉफिट होने का मतलब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, इधर देखो क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर कैपिटल लायबिलिटीज एज ऑन पर्टिकुलर डेट। फिर उसके बाद 3 चीज़ें हम लोग एडजस्ट करते हैं, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, एक नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द पीरियड, और एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स। बस ये आपका लिस्ट एच है। और फर्स्ट पार्ट जो रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड जैसा, उसके ऊपर हेडर क्या आता है, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी और रिड्यूसिंग सरप्लस। और जो सेकंड पार्ट क्रेडिट साइड वाला पार्ट है, उसमें आता है आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू सरप्लस और रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। फिर लिस्ट एच बनाते समय ध्यान रखना कि अगर कभी भी ऐसा हो, क्या हो, कि पर्टिकुलर बीच में किसी ईयर का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया हो, सुन रहे हो, पर्टिकुलर कभी भी ऐसा हो कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट लॉस नहीं दिया हो, तो आप पहले क्या करो, बैलेंस शीट बना के लिक्विडेशन डेट तक का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो। तो बैलेंस शीट बना के लिक्विडेशन डेट तक का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लो। ध्यान रखना बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ बुक वैल्यू पे आएगी, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने से लिक्विडेशन डेट तक का कितना प्रॉफिट लॉस है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या करना है, रिजर्व अकाउंट बनाना है, और रिजर्व अकाउंट बना के आपको मिसिंग, जिस ईयर का प्रॉफिट लॉस मिसिंग है, दैट यू कैन फाइंड आउट एज बैलेंसिंग फिगर। फिर उसके बाद आप लिस्ट एच बना सकते हो। तो ये जो मैटर था वो किससे रिलेटेड था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड लिस्ट एच। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर हमको क्या करना है, टोटल मिला के 5 पॉइंट्स क्या होते हैं, डिस्कस करने पड़ते हैं। फर्स्ट, फॉर्मेट, कि लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है। सेकेंड, हम लोग डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फिर बात करते हैं प्रोविज़न रिगार्डिंग प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस पार्ट में, वो क्या है, कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर कितना है वो। तो 5 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो बिल्कुल रिसीट्स एंड पेमेंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल किसके जैसे है, रिसीट्स एंड पेमेंट, मतलब डेबिट साइड रिसीट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो आपके लिए क्या है, पेमेंट साइड है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, कैश बैंक का जो कंपनी के पास बैलेंस है उससे। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड।
तो 1 बाय 1 वो लिख लो। फिर हम लोग लिखते हैं रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस, उसमें से हम लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर या उसका कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस करके सरप्लस बचता है तो आउटर कॉलम में आता है, और डेफिशिएंसी बचती तो इनर कॉलम में लिखते हैं जिसका पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ होता है। और फिर फाइनली जब आप शेयर होल्डर्स पे कॉल करते हो तो अगर किसी कैटेगरी पे अमाउंट कॉल हो रहा है तो वो भी रिसीट साइड में आता है, तो कॉल फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। पेमेंट साइड में लीगल ऑर्डर फिक्स है, सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये तीनों ट्रांजैक्शन, ये तीनों आइटम लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद में वही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी जो भी हैं वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद में क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो जनरली डिबेंचर्स आते हैं, उनका इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन आता है और उनका डिले इंटरेस्ट आता है अगर कंपनी सॉल्वेंट हो। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्या होता है, पेमेंट हो जाता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होता है, जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ साथ उनका जो डिविडेंड इन एरियर्स है जो अभी तक नहीं पेमेंट किया वो पेमेंट होता है। और लास्ट में जो बचता है वो किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन में फर्स्ट 5 मेथड्स है, उसमें फर्स्ट से फिक्स, अगर फिक्स है तो कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा एज ए परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज, थर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फोर्थ होता है रेम्यूनरेशन एज ए परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स, और फिर उसके बाद होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो फिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड हम लोगों ने बात किया था कि अगर रेम्यूनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ एसेट रियलाइज, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालने के लिए लिक्विडेटर ने जितना भी एसेट सेल किया उसका सम कर दो, इनटू रेट अप्लाई कर दो, आ जाएगा। सम कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना कैश बैंक को इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, जो एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, अगर उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सेल किया, अगर उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने सेल किया तो फिर सम जो सरप्लस अमाउंट है वो रेम्यूनरेशन के लिए ऐड किया जाता है सम में, और अगर उसको लिक्विडेटर ने सेल किया तो फिर उसका पूरा जो अमाउंट है वो हम लोग क्या करते हैं, रेम्यूनरेशन के लिए सम में ऐड करते हैं। फिर है परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उसमें पहला पॉइंट है कि अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अमाउंट सफिशिएंट अवेलेबल है, अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और रेम्यूनरेशन पेमेंट करने के लिए अमाउंट सफिशिएंट अवेलेबल है तो हम लोग क्या करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट, रेम्यूनरेशन इक्वल्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनटू रेट। पर अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अमाउंट अवेलेबल नहीं है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड रेम्यूनरेशन को पेमेंट करने के लिए अगर मेरे पास, कंपनी के पास, लिक्विडेटर के पास पैसा पूरा अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग उस केस में रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वेरी गुड, सरप्लस अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट, ठीक है। और ध्यान रखना इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर आल्सो ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब उनके जो पेमेंट है ना, उनके पेमेंट पे भी कंपनी को, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा। फिर परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स को पेमेंट करने के लिए तो कभी अमाउंट सफिशिएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बचता है वो सब उन्हीं को जाता है। तो इस केस में अगर आपको बोला है कि लिक्विडेटर इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू मेंबर्स या शेयर होल्डर्स, तो फिर हम लोग फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू शेयर होल्डर, सरप्लस बिफोर पेमेंट टू शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि परसेंटेज इज रेम्यूनरेशन इज सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो कुछ नहीं, सरप्लस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट करके आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद रूल रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, तो अगर कंपनी के डिबेंचर्स पे कोई इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसका क्या प्रोविज़न है, कंपनीज एक्ट में डिबेंचर का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है
तो वो कंपनी इंसॉल्वेंट है तो भी पेमेंट करना पड़ेगा। और डिले पेमेंट पे जो इंटरेस्ट है, डिले पेमेंट पे जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को तभी पेमेंट करना पड़ता है जब कंपनी क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। फिर उसके बाद रूल्स रिगार्डिंग द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो अगर कंपनी प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके पर पेमेंट नहीं किया तो वो एज ए डेट्स क्या होगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। पर अगर मान लो प्रेफरेंशियल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन अरियर्स है, अगर प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन एरियर्स है जो अभी तक डिक्लेयर भी नहीं किया, पेमेंट भी नहीं हुआ, तो उसका पेमेंट सरप्लस होने पर कैसे होगा, उसका पेमेंट सरप्लस होने पर कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि आर्टिकल्स के अंदर कैसा प्रोविज़न है। तो अगर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है, आर्टिकल्स के अंदर ये स्पेसिफाइड है, क्या स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल और प्रेफरेंशियल डिविडेंड दोनों को इक्विटी पे प्रेफरेंस है। तो बताओ उस पेमेंट का सीक्वेंस क्या होगा शेयर होल्डर में। वेरी गुड, सबसे पहले प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर प्रेफरेंशियल डिविडेंड, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंशियल कैपिटल हैव प्रेफरेंस ओनली ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हैव प्रेफरेंस ऑन इक्विटी डिविडेंड, तो बेटा फिर सीक्वेंस क्या आने वाला है। फिर उस केस में 2 मिनट, तो उस केस में सीक्वेंस क्या आने वाला है, हाँ उस केस में सीक्वेंस आएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट होगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो किसको मिलेगा, हाँ अगर वो बचेगा तो वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की थी कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर, कैलकुलेशन ऑफ कॉल और रिफंड पर इक्विटी शेयर। तो अगर बैलेंस शीट में आपको एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में एक ही कैटेगरी का इक्विटी शेयर है, मतलब एक ही तरह का पेड अप अमाउंट का कैपिटल है या एक ही तरह का फेस वैल्यू का कैपिटल है, तो फिर उस केस में सरप्लस या डेफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए नॉशनल कॉल मेथड यूज़ नहीं होता है। उस केस में सीधा तरीका है, क्या है कि आप सरप्लस या डेफिशिएंसी जो भी है उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दो, तो आपको पर शेयर कॉल या रिफंड पता चल जाएगा कि कितना पर शेयर कॉल या रिफंड करना है। और प्रॉब्लम तब आती है, या यूँ कह लो कि नॉशनल कॉल मेथड या डेफिशिएंसी मेथड हम लोग फॉलो तभी करते हैं जब एक से ज़्यादा कैटेगरी की इक्विटी शेयर कैपिटल हो। तो जब एक से ज़्यादा कैटेगरी की इक्विटी शेयर कैपिटल होती है तो नॉशनल कॉल या डेफिशिएंसी मेथड फॉलो होता है। तो आपके पास 2 मेथड है, एक नॉशनल कॉल, तो नॉशनल कॉल में क्या होता है पता है, पहले कॉल करते हैं फिर रिफंड करते हैं, और डेफिशिएंसी मेथड में पहले रिफंड होता है, मतलब जितना भी पेड अप अमाउंट है ना वो पहले रिफंड होगा, फिर हम लोग डेफिशिएंसी वापस क्या करते हैं, कॉल करते हैं, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो नॉशनल कॉल मेथड आपको मैंने समझाया था, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो नॉशनल कॉल मेथड में, क्या करोगे नॉशनल कॉल मेथड में, हाँ जितना भी शेयर्स का अमाउंट अनपेड है वो आप एक बार नॉशनली मंगा के देखो, फिर जो सरप्लस आता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो ऐसा। तो अपन देख लेते हैं कि भाई किसको कितना रिफंड करना है और कॉल करना है। तो कॉल और रिफंड क्या होता है, कंपेयर हो जाता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे लिखा हुआ है इक्विटी सरप्लस बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 10,000, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो सरप्लस अवेलेबल है दैट इज़ 10,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप। 4,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये के हैं, तो इनका फेस वैल्यू सबका 100 है, पर इनका पेड अप फुल और ये दोनों क्या है, पार्टली पेड अप है। तो यहाँ एक से ज़्यादा कैटेगरी हो गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं नॉशनल कॉल में पहले कॉल करो। तो पहले नॉशनल कॉल करोगे तो क्या होगा बताओ, सरप्लस कितना है आपका, ऑलरेडी आपका सरप्लस कितना है 10,000। फिर फर्स्ट वाली कैटेगरी जो है ना वो तो ऑलरेडी क्या है, फुली पेड अप है। सेकेंड वाली पे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 1 लाख रुपीज़ आएंगे। और थर्ड वाली कैटेगरी पे 1,000 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 60,000।
तो यहाँ पे टोटल सरप्लस अवेलेबल कितना हो गया आपके पास, 1,70,000 का सरप्लस हो गया। अब 1,70,000 सरप्लस अवेलेबल कितने शेयर्स पे, 10,000 शेयर्स पे। तो पर शेयर रिफंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, 17 रुपीज़ पर शेयर रिफंड है। तो हम लोग देख लेते हैं कि तीनों कैटेगरी पे रिफंड कितना है। ये रिफंड है, ये रिफंड है, ये रिफंड है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इनका कॉल अमाउंट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पे तो 17 रिफंड आ रहा है, सेकंड पे कॉल ज़्यादा है इसलिए 3 रुपीज़ का कॉल है, और थर्ड पे भी कॉल ज़्यादा है तो 43 का क्या है, कॉल है। समझ में आया। और डेफिशिएंसी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सोचो। डेफिशिएंसी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेफिशिएंसी मेथड में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ, जितना भी शेयर का पेड अप है ना वो वापस रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे आपका 10,000 सरप्लस हो गया, अब 4,000 शेयर 100 पेड अप थे तो 4 लाख रिटर्न कर दिया। 5,000 शेयर 80 पेड अप थे तो 4 लाख का इनको भी रिटर्न कर दिया, और 1,040 पेड अप थे तो 40,000 इनको रिटर्न कर दिया। तो 10,000 का सरप्लस है और अपने को 8,40,000 का रीपेमेंट करना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेफिशिएंसी कितनी आती है, 8,30,000। तो 8,30,000 की डेफिशिएंसी है, और उसको अगर अपन 10,000 शेयर्स में मंगवाएं तो पर शेयर कॉल यहाँ पे कितना आता है, 8.3। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि रिफंड नहीं है, ये उल्टा है, यहाँ पे उल्टा गलत लिख दिया। तो यहाँ पे रिफंड की बात करें तो रिफंड तो था 100, 80 और 40, और यहाँ पे अगर अपन कॉल की बात करें तो कॉल कितना है, 8.3, 8.3 और 8.3 का क्या है यहाँ पे कॉल है। ठीक है, तो अगर हाँ यहाँ पे हम लोग बात करें 83 है ये, तो 83, तो ये ऐसा आ रहा है, 100 का रिफंड है और 83 का कॉल है। तो 17 का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफंड आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 80 का रिफंड है और 83 का कॉल है, तो 3 का यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है। और सेकंड में अगर मैं बात करूँ तो रिफंड 40 और कॉल 83 है, तो यहाँ पे कॉल ज़्यादा है इसलिए 43 का क्या है, कॉल है। तो ये दो मेथड जनरली फॉलो करते हैं, और इसमें वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हाँ फेस वैल्यू में डिफरेंस होता है, अपने को फिर इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स में क्या होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इतना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया, और यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तो ये लेक्चर आपको आज तक जितना मैंने पढ़ाया इस चैप्टर में वो एक बार आपको रिवाइज करा देगा। ठीक है बेटा, चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है।